जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि टेलर जो है फ्रेडरिक विंसो टेलर सामान्य व्यक्तित्व का इंसान नहीं था। ये अमेरिका में जन्म इन्होंने लिया, पेनिसिल्वेनिया में। और अमेरिका में जन्म लेने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ बुक्स जो है लिखी। तो एक तो इनकी 2-3 किताबें हैं, उनका नाम आप लोग याद कर लेना। एक तो शॉप मैनेजमेंट, बहुत फेमस बुक थी इनकी, शॉप मैनेजमेंट। और इसके अलावा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इनकी फेमस पुस्तक थी। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये 2 किताबें थी जो बहुत फेमस थी इनकी। और इसमें इन्होंने जो है अपने प्रबंध के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने लाया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। और एफ.डब्ल्यू. टेलर के ने जो है पारंपरिक जो अंगूठा टेक पद्धति थी उनसे हट करके जो है संगठन में थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाया, इसलिए इसको वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध है उसका मूल उद्देश्य क्या था, टेलर के कंट्रीब्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल उद्देश्य जो था, टेलर ने जो माना, उसी के आधार पर मैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो टेलर का वैज्ञानिक जो प्रबंधन है उसका पहला उद्देश्य ये था कि मैक्सिमम कैपेसिटी और प्रोडक्शन, मतलब जो भी कंपनी है, जो भी संगठन है, वो अपनी अधिकतम क्षमता के साथ काम करे और उसके माध्यम से जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है प्राप्त कर पाए। ये इनका टारगेट था। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, और ऑब्वियसली है कि जो अंगूठा टेक नियम है यानी पारंपरिक विधियों से ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ तकनीकी, मतलब इन्होंने क्या, टेलर ने एक स्वव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति की वकालत की, जिसके कारण कि कार्य प्रक्रियाओं का हम लोग विश्लेषण करें, स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण करें और एडेप्टेशन करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम लोग कार्य कर पाए। इसीलिए इन्होंने, देखो आप जब टेलर के योगदान को आप पढ़ोगे तो मिडवेल के एक्सपीरियंस की बात इन्होंने की। मिडवेल का एक्सपीरियंस इनका फेमस प्रयोग है। इसके अलावा बेथ हेलम के प्रयोग इनके बहुत फेमस हैं। बेथ हेलम के प्रयोग इनके फेमस हैं। फावड़े का प्रयोग इनका फेमस है। तो कुछ जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे और उसी के आधार पर इन्होंने कार्य क्षमता को बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि और सहयोगी कार्य के वातावरण की बात इन्होंने की। अच्छा, मोटे तौर पर देखा जाए, यदि आप टेलर को जब आगे पढ़ोगे और इसमें बढ़ोगे तो टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध है खास तौर पे इसके कुछ सिद्धांत हैं। तो ये सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो कि टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध है वे वास्तविक रूप से वास्तविक ज्ञान का विकास यानी सर्वोत्तम तरीके से किसी कार्य को कैसे किया जाए इसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जो है काम का विभाजन बेहद स्पष्ट होना चाहिए। उत्तरदायित्वों का बिल्कुल स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। कर्मचारियों का वैज्ञानिक रूप से चयन किया जाना चाहिए और वैज्ञानिक रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। तब जा करके जो है बेसिकली सिद्धांत काम करता है और संगठन की जो उपादेयता है, जो एफिशिएंसी है, कार्यकुशलता है, क्षमता है, वो बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखोगे। और इन्होंने जब वास्तविक ज्ञान के विकास की बात की तो टेलर का जो सिद्धांत का जो केंद्र है ना, वो वास्तविक विज्ञान का विकास है। इनका मतलब जो है कि जो कार्य है उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण करना समय पर, और इसके माध्यम से इन्होंने कार्य को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया और फिर प्रत्येक को पूरा करने के लिए बेस्ट जो मेथड है ना वो यूज किया। इसीलिए इन्होंने, देखो, कार्य विश्लेषण की बात की, प्रत्येक कार्य को उसके मूलभूत तत्वों में विभाजित करना और उस प्रत्येक तत्व का अध्ययन करना। इसके बाद इन्होंने समय और गति के अध्ययन की बात की कि प्रत्येक तत्व को पूरा करने में लगने वाले समय और आवश्यक गति का मापन करना। फिर जो है मेथड्स जो है उसकी बात करना कि जो मेथड हम यूज़ करेंगे उस कार्य को करने के लिए विच वन इज द मोस्ट एफिशिएंट या बेस्ट मेथड। इसके अलावा इन्होंने जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात की। जो जितने भी मेथड्स थे बहुत स्टैंडर्ड होने चाहिए, सर्वोत्तम होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए, इसकी बात इन्होंने की। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण की बात की। ध्यान रहे, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करना, इसी के आधार पर जो है आपके मार्क्स जो है आएंगे।
द्वितीय और तृतीय सिद्धांत जो थे, इसमें योग्यता के आकलन की बात इन्होंने की कि वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, मूल्यांकन के माध्यम से जो है व्यक्तिगत क्षमताओं और योग्यताओं का निर्धारण होना चाहिए, खासतौर पे जो क्वालिफिकेशन है उनका आकलन एग्जैक्ट होना चाहिए। फिर कार्य व्यक्ति मिलान की बात की कि कर्मचारियों को ऐसे कार्यों पर नियुक्त करना जिनके लिए वो सबसे उपयुक्त है, मतलब जिस व्यक्ति का जिसमें एक प्रकार से स्पेशलाइजेशन है उसको उसी कार्य को सौंप देना। फिर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की बात इन्होंने की कि मानक कार्य पद्धतियों में जो है कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और सुनिश्चित करना कि वे अपने कार्य को सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने के लिए एक कौशल जो है हासिल करें। और कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात इन्होंने की, इससे कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं के को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और विकास का अवसर जो है प्रदान किया जाना चाहिए। सिद्धांत 4 की बात करें तो प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में सहयोग की बात की, और ये कैसे संभव है, इस पूरे सिद्धांत के ऊपर उन्होंने पूरा डिस्कशन किया। और उन्होंने कहा कि देखिए, एक इसके लिए कार्य योजना के लिए हम लोगों को कर्मचारी और प्रबंधन की एक जॉइंट भागीदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, साझा योजना तैयार करनी होगी, जिम्मेदारियों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बांट देना होगा, जिससे कि जवाबदेहिता बढ़ी रहे और न्याय संगत लाभ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्टिविटी है यदि वो बढ़ेगी तो कर्मचारियों को भी लाभ होना चाहिए और मैनेजमेंट को भी जो है लाभ होना चाहिए, और लाभ का वितरण जो है दोनों पक्षों में एक प्रकार से समान रूप से करना चाहिए। और इसके साथ इन्होंने क्या ओपन एक प्रकार से डिस्कशन की बात की कि प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच जो है निरंतर और पारदर्शी संचार जो है होना चाहिए। अच्छा, इनके वैज्ञानिक प्रबंध की जो तकनीकें थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और श्रेष्ठ प्रबंधन को ही इन्होंने महत्व दिया था। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग इस पूरे सिद्धांत को अच्छे से रीड कीजिएगा। इन्होंने मैक्सिमम कैपेसिटी यानी अधिकतम क्षमता की बात की इन्होंने, और इसके बाद जो है इन्होंने कार्य योजना और नियंत्रण की बात की कि योजना बनाना चाहिए और उसकी निगरानी करनी चाहिए। फिर प्रक्रियाओं का मानकीकरण होना चाहिए और दस्तावेजीकरण होना चाहिए। विविधात्मक वेतन यानी प्रदर्शन आधारित वेतन होना चाहिए, यानी जो जितना काम करेगा, पीस रेट सिस्टम भी इसको बोलते हैं बेसिकली, पीस रेट सिस्टम। बहुत कम लोग इसके नाम से परिचित हैं, बट इसको जो है पीस रेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है केवल असामान्य मामलों में ही जो है प्रबंधन का ध्यान होना चाहिए, बाकी नॉर्मल काम जो है कर्मचारियों के हिसाब से होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रभाव और आलोचना ये रहा कि देखो, इस दौरान जो है कई उत्पादन लागत में कमी रही, उत्पादकता में वृद्धि हुई, ये चीज़ें हुई, लेकिन एक बड़ा संकट ये आया कि इनके टाइम पर जो है श्रमिकों का शोषण बहुत हुआ और मानवीय पहलू की इन्होंने अनदेखी की। और इसीलिए आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग हेनरी फैयोल के उपागम के ऊपर जब देखेंगे, एल्टन मेयो के ऊपर हम लोग देखेंगे तो मेयो ने किस तरीके से जो है मानव संबंध उपागम दिया, उसकी चर्चा करेंगे। तो मेरे सामने जो वैज्ञानिक प्रबंध है इसको आप लोग इसी तरीके से याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।